वेलकम। इस जावा के सीरीज में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर क्या है, इसका वर्क क्या है और ये कैसे क्लास के अंदर वर्क करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्लास के अंदर क्या क्या है, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस यानी कि मेथड्स, मेंबर मेथड्स, मेथड्स कितने तरह का होता है, वेरिएबल्स कितने तरह के यूज होते हैं, इन सारे के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका। अब इस वीडियो में मैं आपको यह बताता हूं कि कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है या कंस्ट्रक्टर है क्या। तो जैसा आप जानते हैं, ऑलरेडी आप इस बात को समझ चुके हैं, C++ में आप पढ़े होंगे कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनिशियलाइजेशन के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो जावा में यदि कंस्ट्रक्टर को देखें तो कंस्ट्रक्टर यहां भी आपको दो तरह का मिलेगा। इसको जब कैटेगराइज करते हैं तो 3 कैटेगरी बना दिया जाता है, लेकिन 2 से ही आपका काम चल जाता है। तो कौन कौन होगा? तो सबसे पहला होगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरे को कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के समय पैरेंथेसिस में क्लास के नेम के बाद जो पैरेंथेसिस हम देते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो उसमें हम कुछ भी पास नहीं करते हैं, तो उस समय पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय कुछ पैरामीटर्स पास कर देते हैं तो वो कॉल करता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। तो अब इसी के अकॉर्डिंग यदि कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन करें तो हम यही कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर यदि क्रिएट करे और वो बिना किसी पैरामीटर का क्रिएट किए हुए हैं तो उस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जिस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास कर दिए वो कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटर मेरा कोई क्लास का रेफरेंस भी हो सकता है और पैरामीटर कोई प्रिमिटिव टाइप भी हो सकता है। इस दोनों में से कोई भी हम पास कर सकते हैं, तो दूसरे का नाम हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब बात आती है कि आखिर इसका यूज कहां होता है। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए डेटा मेंबर्स को, यानी कि जो वेरिएबल उस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। जैसे बहुत सारा प्रोग्राम्स, बहुत सारा प्रॉब्लम्स ऐसा मिलेगा जिसमें कि वेरिएबल का कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू हमको चाहिए होता है, तो उस जगह पर कंस्ट्रक्टर आपका काम कर जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम ये दोनों सेम होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्लास के नेम से रिप्रेजेंट होता है और कंस्ट्रक्टर ऑलवेज पब्लिकली डिक्लेयर्ड होता है। लेकिन हम यहां पर कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो पैकेज बन जाता है, इससे हमारे कॉलिंग पर कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन नॉर्मली हम कंस्ट्रक्टर जब बनाते हैं तो उस समय हमको उसको पब्लिकली डिक्लेयर कर देना चाहिए। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है। तो फंक्शन है तो जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शन यदि है तो वो रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ वैल्यू, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगा, रिटर्न टाइप यूज होगा। लेकिन यहां पर कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो कि फंक्शन होते हुए भी किसी भी तरह के वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। यानी कि जब ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा तो नॉर्मली हम लोग पढ़े हैं कि इफ एनी फंक्शन और मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू देन द रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन और मेथड इज वॉइड, कि उस केस में हम उसका रिटर्न टाइप देते हैं वॉइड। लेकिन कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, एक स्पेशल फंक्शन है, फिर भी इसके साथ न वॉइड हम लोग यूज करेंगे या न करते हैं या न होगा, और न ही हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो अब आइए कि इस कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसकी कॉलिंग कैसे होती है, मैं आपको दोनों बातें बताता हूं।
देखिए सबसे पहले हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं। सपोज कीजिए कि क्लास, और यहां पर हम ले लिए टेस्ट। इस क्लास के अंदर हम वेरिएबल ले लिए इंट ए और इंट बी। इसके बाद हम इस दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। ये कैसा वेरिएबल बना? ये वेरिएबल बना इंस्टांस। अब इसके नीचे आकर के हम लिखेंगे void और टेस्ट, सॉरी void, पब्लिक टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दी। तो ये रिप्रेजेंट, देखो आप पब्लिक लगा दिए, ये क्लास का नेम और इसका नेम दोनों सेम मिला, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गया। इसके पैरामीटर में हम कुछ नहीं दिए, इसका मतलब है कि ये डेफिनेशन किसका है? आपके नॉन पैरामीटर, यानी नॉन पैरामीटर क्या हो गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब आप यहां पर आकर के ए के वैल्यू को जितना से इनिशियलाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे 5 मैंने इनिशियलाइज किया ए को और बी को इनिशियलाइज कर दिया 10 से। अब यहां पर आप कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो ये मेरा डिक्लेयर हो गया क्या? कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आइए कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करेंगे। हम दोनों एक साथ डिक्लेयर करके आपको दिखाते हैं। पब्लिक टेस्ट अंडर ब्रैकेट इंट x कॉमा इंट y, और a को हम इनिशियलाइज कर दिए x से, b को इनिशियलाइज कर दिए y से। और यहां पर एक फंक्शन आप बना लीजिए void डिस्प्ले, इसलिए कि जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके वैल्यू को देखेंगे कैसे कि आखिर उसमें वही वैल्यू स्टोर है या कहीं कुछ और स्टोर है। तो void डिस्प्ले, और यहां पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln या प्रिंट a इक्वल्स टू प्लस a सेमीकोलन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln b इक्वल्स टू प्लस b। हमने दोनों को यहां डिस्प्ले करा दिया। इसके बाद हम अब मेन फंक्शन बनाएंगे, यानी पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग args, और पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग करके और पैरामीटर को भी हम क्लोज करेंगे। नीचे कर्ली ब्रेस दिए, स्ट्रिंग का s ऑलवेज कैपिटल देना है। अब देखिए इसके नीचे आकर के आप ऑब्जेक्ट बनाइए इस क्लास का, यानी टेस्ट का ob इक्वल टू न्यू और टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये कॉल इस जगह अपने आप इस कंस्ट्रक्टर को कर लेगा, यानी कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप कॉल होगा कब? जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। तो यहां पर कुछ पैरामीटर नहीं दिए, ये कॉल करेगा डिफॉल्ट को। और अगला जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं ob1 इक्वल टू न्यू और टेस्ट, और पैरेंथेसिस में 20 और 70 हमने पास कर दिया। तो 20 और 70 आप जैसे ही पास करेंगे तो ये डिफॉल्ट वाले से मैच नहीं करेगा। मैच किससे किया? पैरामीटराइज से। तो ये 20 आकर के स्टोर होगा x में, x के थ्रू a में चला गया, और 70 पास हो गया y में, y के थ्रू ये चला गया b में। अब आप ob डॉट पहले ob डॉट डिस्प्ले को कॉल कीजिए, और इसके बाद ob1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कीजिए। तो यहां पर जैसे ही आप कॉल कीजिएगा तो ob के से डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो हमको a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 10 दिखाएगा, क्योंकि ob डिक्लेयर्ड है किसके थ्रू? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और जो ob1 है ये डिक्लेयर्ड है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो यहां पर ob1 के लिए a का वैल्यू 20 और b का वैल्यू 70 डिस्प्ले करेगा। तो यहां पर आपने ये देखा कि जो a और b हमने डिक्लेयर किया था, इस दोनों का इनिशियलाइजेशन हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे? तो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम उसको इनिशियलाइज
कर सकते हैं। तो जब वो इनिशियलाइज हो गया, अब प्रोग्राम के किसी भी प्लेस पर किसी भी सिचुएशन में उसके डिफॉल्ट वैल्यू का यूज यदि होता है तो हम आसानी से उसको एक्सेस करके काम कर सकते हैं। तो ये रहा आपको कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसी में हम पास करना चाहेंगे पैरामीटर में किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस। आप कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इस प्लेस पर 20 और 70 के प्लेस पर हम यदि कोई ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हैं तो इस जगह टेस्ट का एक रेफरेंस आप बना लीजिए। वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट को कंटेन कर लेगा और इसके बाद यहां पर x की जगह पर हम देंगे जो भी ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर आप रेफरेंस बनाए रहेंगे रेफरेंस डॉट a और रेफरेंस डॉट b इन प्लेस ऑफ x एंड y। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको कल भी मैं बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, किस तरीके से इसको ओवरलोड करते हैं। यहां पर एक्चुअली ये ओवरलोडेड है क्योंकि देखो नेम सेम है, पैरामीटर डिफरेंट है। जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, सेम वही कंसेप्ट इसके साथ इंप्लीमेंट होता है। तो इस पर कुछ और मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि कंस्ट्रक्टर को और भी बेटर तरीके से, यानी यूटिलाइजेशन के साथ उसको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, उपयोग कैसे करेंगे। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको इसमें बताऊंगा अगले वीडियो में कि ये कैसे इसका आखिर हम प्रोग्राम में यूटिलाइजेशन दिखा सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि इनिशियलाइजेशन भी कभी कभी जरूरी होता है और क्यों होता है। इसका भी सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।